जय हिंद साथियों। कल को शिक्षक भर्ती कितनी पदों पर होगी, कैसे उसकी चयन प्रक्रिया होगी, क्या नए सरकार के गठन होने के बाद भर्ती प्रक्रिया में कोई बदलाव होगा, भर्ती प्रक्रिया अगर कम पदों पर होती है तो कितना गुणांक तक आप सफल रहेंगे या कितने गुणांक अभी आपको पहुंचना है। अगर आपके गुणांक 20, 21 या 25 हैं या 30 हैं तो फिर कितने प्रश्न आपको सही करने होंगे। क्या आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा का जो गुणांक बनेगा, जो भर्ती प्रक्रिया होगी, जो भर्ती की नियमावली होगी, क्या इसी आधार पर होगी? आपका चयन कैसे होगा? क्या अभी तक आपने जो तैयारी की थी उस तैयारी से आप संतुष्ट हैं? इस आधार पर हम आपके लिए आपके सभी सवालों का जवाब लाइव लेकर आए हैं। इस आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा कब तक संभव है, उसमें बीटीसी, बीएड, शिक्षा मित्र, डीएलएड, बीएलएड, क्या इसके अलावा एनआईटी डीएलएड को भी सम्मिलित किया जाएगा? अगर इसी तरह से सम्मिलित किया जाएगा तो आगामी भर्ती का भविष्य क्या होगा? क्या नियमावली में कोई परिवर्तन होगा? क्या जो बार बार ये कहा जा रहा है कि यूपी टेट के 1/4 अंक जुड़ेंगे, जैसा कि नई शिक्षा नीति में कहा गया है कि 1/4 अंक जुड़ेंगे, साथ ही साथ इंटरव्यू भी होगा, तो इस तमाम तरह के जो अफवाह है, इस तमाम तरह के जो बातें आ रही हैं, इसका वास्तविक निचोड़ क्या है? क्या हम सभी, आप सभी को एक बार ये जानना चाहिए कि जो पूरी प्रक्रिया भर्ती की या आगामी जो भर्ती प्रक्रिया होनी है वो किस आधार पर होगी और भर्ती की प्रक्रिया वास्तव में क्या है। चलिए एक एक करके हम आपको बातें स्पष्ट करेंगे। सबसे पहले ये जान लीजिएगा कि 1972 में 25 जुलाई को बेसिक शिक्षा विभाग का गठन हुआ था। उसके बाद लगातार बेसिक में नियुक्तियां और उसकी नियमावली अपने हिसाब से सरकारें बनाते जा रही थी। 2011 में माननीय सुप्रीम कोर्ट के आधार पर निर्णय के कि जब भी अगर एक शिक्षक बनना है तो आपको सबसे पहले पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा। पात्रता परीक्षा 2 प्रकार का होता है। केंद्रीय पात्रता परीक्षा जिसे आप सीटेट के नाम से जानते हैं, उसी प्रकार से राज्य की अलग अलग पात्रता परीक्षाएं होती है। अगर हम अपने प्रदेश उत्तर प्रदेश की बात करें तो यूपी टेट उत्तर प्रदेश पात्रता परीक्षा। उसके बाद 72,000 की भर्ती प्रक्रिया आती है और उस 72,000 जो 72,000 भर्ती प्रक्रिया है कई चरणों में माननीय न्यायालय के आदेशानुसार लगभग 5 वर्षों में भी अभी तक पूरी कंप्लीट नहीं हो पाई है। शायद अभी भी उसमें कुछ पद या कोई ना कोई विवाद बचे हुए हैं। उसके बाद फिर 2017 में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आता है कि जो शिक्षा मित्र हैं उनका जो पद था, उस पद को जो सहायक अध्यापक का पद था उसे समाप्त किया गया और राज्य सरकार के पाले में गेट डाल दी गई कि यह इनका जो समायोजन है वो रद्द कर दिया गया। अब राज्य सरकार चाहे तो इन्हें उचित मानदेय देकर इनके स्थान बरकरार रखे। तो जुलाई 2017 में जजमेंट आने के बाद उस समय उत्तर प्रदेश में इस बार की तरह प्रचंड बहुमत से बीजेपी की सरकार आती है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी 68,500 भर्ती प्रक्रिया सबसे पहले एक विज्ञप्ति देते हैं जिसमें बीटीसी, डीएलएड जो वर्तमान नाम है और शिक्षा मित्र को सम्मिलित किया जाता है। मतलब हम एक लाइन में अगर कहें तो यह भर्ती प्रक्रिया शिक्षा मित्र और बीटीसी के लिए था। इस भर्ती प्रक्रिया में टेट जो उत्तीर्ण कर चुके थे वही इस परीक्षा में सम्मिलित हुए, अर्थात जो 17 का टेट पास थे वही भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित होते हैं। परीक्षा की डेट रखी जाती है, लेकिन उसकी विज्ञप्ति की जो कट ऑफ थी उसमें कुछ विवाद होता है, तो मार्च में जो परीक्षा होनी थी वो पोस्टपोन होकर मई में चली जाती है। मई में पेपर होता है और उसका जो गुणांक, जो नियुक्ति की प्रक्रिया होती है, जो नियमावली होती है, इस प्रकार होती है कि जो कक्षा 10 होगा, अगर हम बात कर दें 10th की, तो जो 10th था वहां पे ध्यान से हम लोग बस समझने का प्रयास करते हैं कि 10th के 10% मार्क, 12th के 10% मार्क, उसके बाद जो ग्रेजुएशन जो था जिसमें फॉर्म में था आपका वहां पर भी 10%, उसके बाद आपका बीटीसी वो भी कहा था 10%, ये भी कितना था 10%, मतलब ये 40% आपका ये था। उसके बाद जो शिक्षक भर्ती परीक्षा थी, जो शिक्षक भर्ती परीक्षा थी उसके जो भर्ती परीक्षा थी वो लिखित आधार पर थी, रिटन एग्जाम थी, तो 40% ये है और 60% इस प्रकार कुल 100% के आधार पर पहली बार उत्तर प्रदेश में
शिक्षक भर्ती परीक्षा अर्थात सुपर टेट के आधार पर एक भर्ती प्रक्रिया आयोजित की जाती है। ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा कि पहली बार लिखित फॉर्म में होता है, जिसमें लगभग 41,000 लोग क्वालिफाई करते हैं और उन्हें बेसिक शिक्षा में नियुक्ति मिलती है। उसके बाद फिर 4100 अलग अलग माननीय सर्व उच्च न्यायालय के आदेशानुसार उसमें नियुक्तियां दी जाती हैं और ये नियुक्ति पहली नियुक्ति इसको 5 सितंबर 2018 को दी जाती है। उसके बाद तुरंत माननीय सरकार ने एक बड़ी भर्ती माने 2 बड़ी भर्ती जो शिक्षा मित्र की जगह रखनी थी, तो माननीय सरकार ने 68,500 दूसरी भर्ती 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू की। 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में बीटीसी शिक्षा मित्र के अलावा बीएड को भी एनसीटी के गाइडलाइन के आधार पर बीएड को भी मौका मिला। भर्ती की नियमावली प्रक्रिया वही थी, बस एक छोटा सा परिवर्तन इसमें यह देखने को मिला कि इस बार परीक्षा लिखित न होकर ऑब्जेक्टिव हुई, माने रिटर्न एग्जाम ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हुई। प्रश्नों जो प्रश्न थे उनके भी संख्या 150 थी, माने फिर से 150 प्रश्न, ध्यान समझिएगा 150 प्रश्न का पेपर होना था और इस बार कट ऑफ कोई निर्धारित नहीं था। लेकिन 6 जनवरी 2019 को पेपर समाप्त होने के बाद इसमें 90-97 कट ऑफ की बात की गई। तो उस कट ऑफ के बाद यह माननीय न्यायालय में लगभग 2 साल न्यायालय, हाई कोर्ट, डबल बेंच, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के बाद माननीय न्यायालय के अधीन माननीय सरकार की जीत होती है और 69,000 को 31,000, 37,000, फिर उसके बाद तीसरा फेज अगर हम बात करें तो लगभग 6300 लोगों को, 6,000 लोगों को नियुक्ति दी जाती है। जो पहली नियुक्ति अगर हम बात करें 17 अक्टूबर, दूसरा 5 दिसंबर, फिर आगे चलकर 23 जुलाई को, इसी क्रम में 3 नियुक्तियां दी जाती है। 3 नियुक्ति देने के बाद अगली भर्तियों की मांग लगातार उठ रही थी। यह माना जा रहा था कि पद संख्या ज्यादा है, ज्यादा पदों पर भर्ती की जाए, लेकिन माननीय सरकार ने सबसे पहले प्रयास किया कि बचे हुए पदों पर नियुक्ति दी जाए, अर्थात 17,000 पद पर नियुक्ति दी जाए। लेकिन अभ्यर्थियों की मांग थी कि उनकी संख्या ज्यादा है। अगर संख्या की बात की जाए तो लगभग अब 8 लाख कैसे? 68,500 में लगभग 1 लाख अभ्यर्थी बैठे थे, 69,000 में लगभग 3,85,000, उनका 69,000 का चयन हुआ, लगभग 3 लाख बचे थे। उसके बाद अगर हम ये बात करें टेट परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थी, तो अगर टेट परीक्षा में 1 बार, 2 बार, 3 बार में जो उत्तीर्ण अभ्यर्थी हुए, अगर 2-2 लाख हुए तो 6 लाख हो गए और 3 हुए लगभग 9। तो हम ये मान के चलते हैं कुछ अभ्यर्थी दोबारा दिए होंगे, तो 6 से 7 लाख अभ्यर्थी आगामी परीक्षा में बैठेंगे। अभ्यर्थियों की मांग थी कि लगभग जितने लोग बीटीसी, बीएड, डीएलएड करके टेट पास है उतने पदों की भर्ती है, मतलब 7 लाख 8 लाख पदों पर भर्ती है। अगर उतना नहीं है तो लगभग अभ्यर्थियों की मांग थी कि 1 से 2 लाख पदों पर भर्ती निकाली जाए। लेकिन माननीय सरकार ने एक विज्ञप्ति के माध्यम से बताया कि सबसे पहले हम 17,000 पदों पर विज्ञप्ति करेंगे, उसमें से भी जो अन्य पद हैं समय अनुसार उसमें जोड़ा जा सकता है या घटाया जा सकता है। तो अब 17,000 पद की विज्ञप्ति के लिए बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे थे जो अपनी तैयारी जारी रखे, कुछ अभ्यर्थी लगातार मांग करते रहे। इसी बीच उत्तर प्रदेश में आचार संहिता का आगाज हो जाता है। आचार संहिता लगने के बाद यूपी टेट की परीक्षा 23 जनवरी 2022 को हुई है, जिसका परिणाम आपको जल्दी देखने को मिलेगा। उसके बाद अभी 1 हफ्ते के अंदर आपकी उत्तर कुंजी आएगी, उसके चौथे दिन या 5वें दिन आपका परिणाम भी प्रदर्शित हो जाएगा। उसके बाद माननीय सरकार आपके लिए एक बड़ी भर्ती की तैयारी कर सकती है। बड़ी भर्ती का मतलब 17,000 पर होगा, 25,000 पर होगा, 50,000 पर होगा, ये क्रमवार रूप से होगा या फिर से भर्ती के लिए कोई आयोग गठित होगी। यह माननीय सरकार के पाले में। लेकिन माननीय सरकार ये चाहेगी कि हम अपने प्रदेश के बेरोजगारों के लिए, उत्तर प्रदेश के विद्यालयों के लिए हम ज्यादा से ज्यादा शिक्षकों की नियुक्ति करें। इस आधार पर हम अगर ये माने कि अगर 20,000 या 17,000, हम एक सपोज दैट ये लेते हैं, अगर हम 17,000 पदों पर नियुक्ति होती है या 17,000 पदों पर अगर विज्ञप्ति जारी होती है, इसके बाद हो सकता है और बड़े पद हो। पहले ये भर्ती पूरी होने के बाद माननीय न्यायालय अगर चाहे, माननीय सरकार चाहे तो और बड़े पदों पर भर्ती करे, तो उसके लिए इन दोनों का जो डिफरेंस होगा कितना होगा, क्या गुणांक होगा कि जो इस भर्ती के लिए चयन मात्र होगा, एक बार उस पर हम
ध्यान से देखते हैं। अगर हम बात 17,000 की करें, अगर हम यहाँ पे 17,000 पदों की बात करें तो 17,000 पद, अगर एक भाग्य मान लेते हैं कि जो पद है वो 17,000, तो 17,000 पद में ये बात मानना होगा कि इसमें भी आरक्षण होगा, SC, ST, OBC, जनरल। माने एक ऐसा फेज अगर हम माने तो 50% जो जनरल है वो तो सभी को मिलना है, 50% जनरल में सभी रहेंगे। लेकिन उसके बाद इसमें हो सकता है EWS भी कोटा मिले आपकी भर्ती से। तो इसमें 3 प्रकार की मतलब आरक्षण अगर हम बात करें तो यहाँ पे आरक्षण 3 फेज हमको मिलेगा, SC, ST, OBC, EWS और जनरल तो सभी के लिए है। लेकिन अगर एक देखा जाए तो इन आरक्षण के अलावा हम में देखते हैं स्वतंत्र फाइट कैसे करेंगे। स्वतंत्र फाइट का मतलब हम इसका 50% लेते हैं। अगर हम इसका 50% लेंगे तो लगभग हम ये मानते हैं कि 8,500 पद होगा। तो वास्तव में अगर हम एक सामान्य भर्ती की तरह अगर हम बात करें, अगर हम एक सामान्य भर्ती की तरह इस डैशबोर्ड को देखें तो ये हमें समझ में आता है कि वास्तव में हमारी लड़ाई 8500 पदों पर होगी। हमारी जो लड़ाई होगी ये 8500 पद पर होगी। अब कई तरह के सवाल आएंगे कि सर हमें ज्यादा भर्ती चाहिए, हमारी संख्या ज्यादा है। तो मैं एक आंकड़ा बता रहा हूं जो भर्ती प्रक्रिया चलती आ रही है, आगामी क्या होगा। क्योंकि माननीय सरकार ये चाहेगी कि आपको एक गुणांक के बाद, एक कट ऑफ के बाद आप भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित हो। तो ये बात सबसे ज्यादा जानना जरूरी है हम सभी के लिए, आप सभी के लिए, कि क्या होगा इस पदों पर। अगर पद 17,000 ही होते हैं तब, लेकिन प्रत्येक अभ्यर्थी ये चाहेगा कि कम से कम 4 लाख से 5 लाख पद आए। तो वो माननीय सरकार के ऊपर है और आपके ऊपर है कि कितने पदों पर आते हैं। अब हमने ये देखा कि 8,500 पद एक मानते हैं कि जनरल सामान्य सोच की तरह, अगर सामान्य अगर है तो इतने पदों पर आपको नियुक्ति मिलेगी। अब इतने पदों की मेरिट क्या जाएगी, तो हमने देखा कि जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा जो हुई, उस जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा के बाद एक बात तो साफ और स्पष्ट हमें और आपको नजर आया कि अब जो भविष्य में परीक्षाएं होंगी उसका लगभग 45,000 लोग पास हो रहे थे, 45,000 से 40,000। तो अगर परीक्षा का स्टैंडर्ड यही रहेगा तो फिर मेरिट कितनी जाएगी। तो मेरिट जो जाने की संभावना जो मुझे लगता है वो आपका गुणांक, सामान्य में इसमें चयनित होने के लिए जो गुणांक होगा वो 75 गुणांक होगा। माने ये 75 गुणांक होंगे। अभी गुणांक कैसे बनेगा, अभी प्रक्रिया वही है गुणांक बनाने की। मतलब अगर गुणांक बनाने की बात करें तो प्रक्रिया वही है, हाई स्कूल 10%, इंटरमीडिएट 10%, ग्रेजुएशन 10% और साथ ही साथ आपकी जो BTC, B.Ed, DLED, DLED, B.Ed उसके 60%। इस प्रकार 100% के आधार पर आपकी गुणांक बनेगी। मतलब हम यूं कह सकते हैं अगर आपने 75 प्लस कर लिया तो इसका मतलब यह है कि आप सुरक्षित गुणांक में हैं। अब आप अपने जिले में गृह जनपद पे नियुक्ति पा सकते हैं। इन पदों की 17,000 पदों की मैं बात कर रहा हूं। इन 17,000 पदों में 75 गुणांक कैसे पहुंचे। अब लोग सोच रहे होंगे कि सर मैं कितना गुणांक लाऊं कि 17,000 पदों पर हमें नियुक्ति मिल जाए, हमें कितना गुणांक लाना होगा। तो सबके अलग अलग अंक होंगे। तो एक लाइन अगर आप समझाएं, अगर आपने यहां पर 100 प्रश्न किए, कितने प्रश्न, अगर आपने 100 प्रश्न हल कर लिए सही से, तो आपके जो गुणांक बनेंगे वो 40 बनेंगे। कितने गुणांक बनेंगे, 100 प्रश्न अगर आपने किया तो आपके गुणांक 40 बनेंगे। 100 प्रश्न के गुणांक आपके 40 बनेंगे। लेकिन यहां पर आपको लाने हैं कितना, 75 गुणांक। हम एक कल्पना करते हैं कि माना आपके पास 25 गुणांक है। आपके गुणांक कितने हैं, 25 हैं। जब आपके गुणांक 25 है और आपको लाने हैं लिखित परीक्षा में कितने प्रश्न सही करने होंगे, तो यहां पे एक बात ध्यान से देखते हैं हम लोग कि इसमें 100 प्रश्न में 40 गुणांक आपका बनता है। अब यहाँ पे 25 गुणांक आपके थे। अगर आपने 100 प्रश्न किए, अब आपको कितने हो गए, 65। अब कितने हो गए, 65। अब आपको और कितने प्रश्न सही करने हैं, क्योंकि हमें पहुंचना है 125 तक। तो हमें जानते हैं कि 5 गुणांक बराबर 2 प्रश्न। हम यहाँ पे लिख देते हैं कि 5 प्रश्न अगर आपने सही किए शिक्षक भर्ती परीक्षा के, तो आपके 2 गुणांक होंगे। कितने, 2 गुणांक होंगे। 2 गुणांक होंगे। तो उस आधार पर आपको 25 माने 5 इसमें गुणा करिए, 5 इसमें गुणा करिए, तो 10 गुणांक के लिए आपको 25 प्रश्न सही करना पड़ेगा। मतलब यहां पे ये प्रश्न हो गए। तो अब हम 25 गुणांक था और यहां से कितने हो गए आपके, अब होंगे आपके ये 40, यहां पे हो गए गुणांक आपके 50। तो अब आपके अगर गुणांक की हम बात करें तो कितने हो गए, अब आपके होंगे 75 गुणांक।
अब कितने हो गए? अब आपके 75 गुणांक हो गए। मतलब अगर आपके 25 गुणांक है तो आपको 125 प्रश्न अगर आपने सही कर लिया तो आप इस पद पर आसानी से, इन पदों पर, इतने कम पद पर भी नियुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। अब सवाल उठेगा कि सर इतना गुणांक कैसे? इसके पहले तो हमने देखा कि 67 तक जनरल सेलेक्ट हुए, लेकिन अब आप देखेंगे कि 2011 के बाद जो हाई स्कूल आ रहे हैं तो उनके 180 नंबर के प्रैक्टिकल है, उसकी वजह से उनके परसेंटेज थोड़े से बढ़ जा रहे हैं। हम ये मानते हैं कि अगर हम वहां से 3% भी बढ़ गया तो ऐसे 70 हो गया। कंपटीशन बढ़ रहा है, संख्या ज्यादा है, पद कम है तो गुणांक और ज्यादा होगा। मतलब अगर पेपर का स्टैंडर्ड ठीक ठाक रहता है तो 75 गुणांक पर आपको नियुक्ति आराम से मिल जाएगी। लेकिन कुछ लोग का कहना होगा कि सर यदि मेरे 30 गुणांक है तो मुझे कितने लाने होंगे? ये हो गया आपके 25 गुणांक। मतलब अगर आपके पास 25 गुणांक है, अगर आपके 25 गुणांक है, ध्यान रखिएगा, मतलब 25 गुणांक अगर आपका है एकेडमिक, 25 गुणांक एकेडमी है तो कितने प्रश्न सही करने हैं? 125 प्रश्न आपको सही करने हैं। तो आप लगभग, आपका गुणांक कितना पहुंच जाएगा? 75 गुणांक पहुंच जाएगा और आप अपने गृह जनपद में, अपने नजदीकी विद्यालय में चयनित हो पाएंगे। लेकिन कुछ लोग कहना होगा कि सर यदि मेरा गुणांक, यदि आपका गुणांक 30 है, अगर यहाँ पे एकेडमिक गुणांक आपका 30 है, अगर यहाँ पे आपका एकेडमिक गुणांक जो है वो आपका 30 है, अब आपको कितने अंक लाने हैं? तो आपको ये तो पता हो गया कि आपको जो अंक लाने हैं वो ये जानना है कि गुणांक 75 पहुंचना है। तो आपके 75 गुणांक लाने हैं, लेकिन आपने एकेडमी कितनी? 30। आपको कितना चाहिए? आपको चाहिए 45। आपको कितने गुणांक चाहिए? 45। तो हमने ये जाना, आपने ये जाना कि 100 प्रश्न अगर आपने कर लिए, 100 प्रश्न पे आपके कितने गुणांक होते हैं? 40। ये याद रखिएगा, 100 प्रश्न अगर आपने सही कर लिए, ये लाइन हमेशा याद रखिएगा कि 100 प्रश्न पर आपके 40 गुणांक है और आपके प्रत्येक 5 प्रश्न पर 2 गुणांक है। ये गुणांक है आपका, ये आपका गुणांक है। तो आपको कितने अंक लाने हैं? ये 5 गुणांक है। 5 गुणांक मतलब 12 से 13 प्रश्न सही करने हैं। मतलब अगर आपको 30 गुणांक है, 30 गुणांक है, आपको लाना है कितने? 45 गुणांक और लाने हैं। इसके लिए आपको जो प्रश्न सही करने पड़ेंगे वो 113। अगर आपने 113 प्रश्न सही कर लिए तो लगभग आपके गुणांक 75 पहुंच जाएंगे और आप नियुक्ति के लिए सेफ है। हो सकता है 1-2 गुणांक कम पर भी नियुक्ति हो जाए, हो सकता है 72 पर भी नियुक्ति हो जाए, लेकिन 76 पर भी हो सकता है। लेकिन यह अगर 75 गुणांक तक अगर आप पहुंच रहे हैं तो इसका मतलब आप अभी तक फिलहाल सेफ जोन में हैं। लेकिन अभी मन में आ रहा है कि सर हमारी मेरिट और कम है, क्या मुझे और मेहनत करना चाहिए? देखिए, अब जो ये गुणांक की बात कर रहा हूं ये उन्हीं के लिए है जो वास्तव में 90 और 97, माने जो 90 और 97, मतलब हम परसेंटेज की बात करें तो 60% और 65%, जो इन दोनों गुणांक को पार करता है, माने जो 60-65 गुणांक को पार करता है, जो 60-65 गुणांक से ज्यादा जाते हैं, उन्हीं के लिए ये नियम लगाएंगे। मतलब हो सकता है किसी का एकेडमिक गुणांक 34 हो, तो जिनका 34 है अगर वो 60-65 ही नहीं है तो वो उनका इसमें गिनती ही नहीं होगा। सपोज है, जैसे कल्पना करते हैं कि मेरा 34 गुणांक है, अब मैं सुपर टेट पास ही नहीं हो पाया तो मेरे गुणांक का कोई मतलब नहीं। तो जरूरी नहीं जितने लोग टेट पास हैं वे सभी लोग सुपर टेट पास हो, क्योंकि इसमें एक बात और जानना, अगर हम पाठ्यक्रम की बात करें तो ध्यान से आप लोग देखिएगा। जैसे इसके हम पाठ्यक्रम की अगर हम यहाँ पे बात करें, देखिए बहुत सारी चीजें हम आपको समझाएंगे जहां से आपको सिलेक्शन कैसे लेना है और हर एक छोटी छोटी बात पर। और याद रहे, आपने अभी तक घर बैठे लर्निंग विद का नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। ये जौनपुर से है, देखिए उसके लिए मैं यहाँ पे नंबर लिख दे रहा हूँ, हो सकता है नंबर आपके काम आ जाए, 6006344367। ठीक है, ये सभी क्लासेज आपको जनपद जौनपुर से मिल जाएंगी। घर बैठे आप यहाँ से नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, जहां से मैं निःशुल्क पढ़ाता हूं, जब भी मेरे पास समय मिलता है, मैं चाहता हूं देश हित में, राष्ट्र हित में कुछ मैं आपके लिए बेहतर कर सकूं, तो नोट्स आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे जो समझाना चाह रहा था, जैसे अगर हम पाठ्यक्रम की बात करें तो पाठ्यक्रम में 150 प्रश्न होंगे।
और ये प्रश्न होंगे 150 प्रश्न 150 अंक के होंगे, माने 150 प्रश्न 150 अंक के होंगे। तो 150 प्रश्न में अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर अभी तो हम लगातार पढ़ रहे थे, अब क्या होगा। तो इसमें कुछ छोटी छोटी बातें मैं आपको बता दूं। जैसे 150 नंबर आप अभी से पढ़ना शुरू कर दिए थे, तो कुछ साथी ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक हमारे साथ विविध पढ़ा होगा, मैथ की क्लास पढ़ा होगा, हिंदी पढ़ लिया होगा, संस्कृत पढ़ लिया होगा। जैसे मान लिया अभी तक आपने 50 प्रश्न तैयार कर लिया, कितना 50 प्रश्न आपने तैयार कर लिया है, 50 नंबर की तैयारी आपने तैयार कर ली है। और एक आपके ही साथी हैं जिन्होंने भी इंतजार कर रहे हैं कि भर्ती आएगी, विज्ञप्ति आएगी, तब पढ़ना शुरू करेंगे। मान लें अगर आप मई जून तक आपके लिए विज्ञप्ति आ जाती है, अब उनको 150 नंबर पढ़ना है। अभी तक उन्होंने कितना पढ़ा है, 0 नंबर की तैयारी है, ठीक, अभी सिलेबस 0 नंबर पढ़े हैं। अब जब उस समय तैयारी करना होगा तब आप केवल 100 नंबर की तैयारी करेंगे और वो 150 नंबर की तैयारी करेंगे। अगर कोई यहाँ पे व्यक्ति ए है और यहाँ पे व्यक्ति बी है, तो बी 150 नंबर पढ़ेगा और आप 100 नंबर पढ़ेंगे और 50 नंबर का रिवीजन करेंगे। अगर आपने अभी तक 80 नंबर पढ़ लिया है तो अब आपको कितने पढ़ने पड़ेंगे, अब आपको केवल 70 नंबर की तैयारी करनी है। जबकि अगर हम सामने वाले की बात करें तो सामने वाला अभी पूरा कितना 150 नंबर की तैयारी पूरा करेगा, क्योंकि उसने भी भर्ती का इंतजार किया है। तो एक बात तो ये समझ में आ गई। दूसरी बात, पेपर का स्टैंडर्ड वास्तव में इतना आसान नहीं होता जितना लोग कहते हैं। 68,500 में पद से कम लोग क्वालिफाई हुए थे, लेकिन 69,000 में 1,35,000, हम यूं कहें एक पद पर 2 उम्मीदवार थे, एक पद पर 2 अभ्यर्थी थे। लेकिन आगामी भर्ती की बात करें तो कम से कम एक पद पर 10 लोग होंगे, 10 अभ्यर्थी होंगे। उस 10 अभ्यर्थी में से आपका ही चयन क्यों होगा, यह बात आप हमें बताएंगे। क्योंकि जैसे 17,000, अगर 1,70,000 लोग पास होते हैं तो एक पद पर कम से कम 10 लोग होंगे। समझ रहे हैं ना, 10 लोग में से आपकी ही नियुक्ति क्यों होगी, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। हो सकता है एक पद पर 15 लोग हों, 20 लोग भी हो सकते हैं, क्योंकि पेपर का स्टैंडर्ड ये तय करेगा एक सीट पर कितने दावेदार होते हैं। दूसरी बात, अब पेपर की में अगर हम बात करें, जैसे छोटा सा हम लेते हैं ये संस्कृत। अब जिस बंदे को संस्कृत आता होगा अब उसे अंग्रेजी टेढ़ी लग रही होगी, माने संस्कृत वाले को अंग्रेजी में दिक्कत, माने 150 नंबर का जो पेपर होगा संस्कृत वाले को अंग्रेजी में दिक्कत, अंग्रेजी वाले को संस्कृत में दिक्कत। दूसरी बात, अगर हम बात करें गणित और विज्ञान वाले की, अगर हम बात करें यहां पे गणित व विज्ञान, अब उसको जीएस, जीके, विविध में दिक्कत होगी। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग। अब जिसको गणित विज्ञान आता है उसे यहां के 30, 10, 40 नंबर की से समस्या होगी। 30 नंबर यहां है, ये इनका 10 अंक, इनको 10 अंक है, इनको मतलब इनको इसमें दिक्कत होगी, इनको इसमें दिक्कत होगी। मतलब ऐसा नहीं है कि इस 150 नंबर के पेपर में लगभग जो 21 विषय हैं, 21 विषय कहते हैं कि मतलब ये है ईवीएस में संविधान भी है, भारत का भूगोल भी है, विश्व का भूगोल भी है, आर्ट एंड कल्चर भी है आपका, साथ ही साथ इतिहास है, प्राचीन इतिहास है, आदि भारत का इतिहास है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है। तो ऐसे डिवाइड करके हैं, अर्थव्यवस्था भी है। तो ऐसे करके 21 विषय, अगर आपने नोट्स लिया होगा तो 21 विषयों के नोट्स आपको मिले होंगे, और नहीं लिया है तो आज ही घर बैठे मंगा लीजिएगा। दूसरी बात, अब इनको इसमें दिक्कत होगी, इनको इसमें दिक्कत होगी। मतलब कोई ये नहीं कह सकता कि उससे 150 नंबर पूरा तैयार है। हो सकता है कोई हो, ऐसा नहीं है कि पृथ्वी वीरों से खाली है, लेकिन आप प्रायः देखेंगे तो आपको ऐसे नहीं मिलेंगे जिनको 150 में पूरी 150 नंबर की तैयारी हो। कुछ ऐसे मिलेंगे जिनको गणित में दिक्कत होगी, संस्कृत में दिक्कत होगी, अंग्रेजी में दिक्कत होगी, पर्यावरणीय अध्ययन में दिक्कत होगी, और आपका जो करंट अफेयर है विविध, उसमें दिक्कत होगी। अच्छा, करंट और विविध में याद रखिएगा, करंट 12 से 15 नंबर आएगा, बाकी 15 से 18 नंबर आपके विविध आएंगे। इसके लिए भी आपने नोट्स पढ़ लिया होगा। और प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो वहां पे आपको ढेर सारे प्लेलिस्ट में वीडियोज मिल जाएंगे, एक एक क्रमवार रूप से पढ़ लीजिएगा, क्रमिक रूप से पढ़ लीजिएगा। साथ ही साथ करंट की सीरीज भी डेली आती है। उसके लिए आप सब लोग जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पे सर्च करिएगा दुर्गेश सर, जैसे आप दुर्गेश सर सर्च करेंगे ई लर्निंग विद दुर्गेश आएगा, उसे ज्वाइन कर लेंगे। वहां पे सभी क्लास
PDF सब कुछ आपको निःशुल्क मिलेगा। अभी आपने कंप्यूटर पढ़ा है, इसके साथ साथ एक एक रूप से एक एक विषय आपको क्रमवार रूप से मिलते रहेंगे। लेकिन अगर आप डेली पढ़ रहे हैं, मेहनत से पढ़ रहे हैं, तो सफलता आपके कदम जरूर चुनेगी। करंट डेली चल रहा है, करंट के साथ दो भाषा में, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में करंट होता है, साथ उसकी व्याख्या होती है, विविध तथ्य की उसमें व्याख्या भी होती है, वो पढ़ लीजिए। इसके अलावा हम आपके लिए 1 से 2 विषय की तैयारी कराने के लिए हम कुछ और लेक्चर लेके आ रहे हैं, जो कल से क्रमवार रूप से आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो आप सभी लोग, अब आपको ये पता हो गया कि क्या क्या चीज पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। अब इस 17,000 पदों में आपको ही नौकरी क्यों मिलेगी, यह जवाब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिएगा। एक दूसरी बात, मेरा आपसे सवाल है कि आपके गुणांक कितने हैं, और आप कैलकुलेशन करके बताइए कि आपको वास्तव में 75 गुणांक तक पहुंचने के लिए कितने प्रश्न सही करने हैं। जी हाँ, 75 गुणांक तक पहुंचने के लिए कितने अंक सही करने हैं। मैंने 25 गुणांक, 30 गुणांक, इन दोनों के गुणांक के आधार पर मैंने आपको ये बता दिया कि कितने % अंक में कितने अंक आपको अभी और लाने हैं। अब आपके मन में सवाल है, प्रश्न है, तो जरूर पूछेगा, क्योंकि हम ये चाहेंगे कि आप सिलेक्शन के करीब पहुंचे। और हाँ, यकीन मानिए, आप साथ देंगे, हम परिणाम देंगे। मुझे जब भी समय मिलता है, मैं आपको निःशुल्क देश हित में राष्ट्र हित में क्लास लेकर आता हूँ। फेसबुक पेज ई-लर्निंग विद दुर्गेश, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब ई-लर्निंग विद दुर्गेश है। लेकिन करंट की सीरीज एक नए चैनल पर मिलती है, जिसका लिंक आपको डेली टेलीग्राम पर मिल जाता है। सभी क्लास के लिए ई-लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, तो वहां से भी आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब की बार एक सीट हमार ध्यान और धैर्य रख के पढ़ेंगे, सफलता जरूर मिलेगी। लगातार पढ़ते रहिएगा। भर्ती की आगाज कभी भी हो सकती है। भर्ती जो प्रक्रिया चली आ रही थी, उसी प्रक्रिया के सापेक्ष होगी। कितने पद पर होगी, यह माननीय सरकार आपके लिए तय करेगी। और आप लोग को बस ये तय करना है कि आप एक सीट के लिए कितनी प्रबल और कितनी दावेदारी से अपनी दावेदारिता, अपनी अभ्यर्थी प्रस्तुत कर सकते हैं। इसलिए हम हमेशा कहते हैं, रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। और आप रेस के घोड़े हैं। हमेशा की तरह मैं कहूंगा कि आप पढ़ते रहिएगा। माननीय सरकार आपके लिए जल्द ही क्रमवार रूप से भर्ती के बाद फिर से भर्ती लेने के लिए प्रयास करेगी। सबसे पहले जो बचे हुए पद थे, उन पदों पर भर्ती प्रक्रिया आपके लिए सबसे पहले चलेगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, ताकि आपके साथी मित्र जान सके कितने कट ऑफ होने पर आपका वास्तव में चयन हो पाएगा, कितने अंक आपको लाने की जरूरत है। ठीक है, कितने अंक आपको अभी तक लाने की जरूरत है, कितने अंक आप में लाए हैं। तो मुझे लगता है आपके सभी सवालों के जवाब इस वीडियो लेक्चर में मिल चुके हैं। थैंक यू, बाय बाय। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके साथी भी न परेशान हो। अब भर्ती की प्रक्रिया क्या होने वाली है। अगर 17,000 पदों पर भर्ती होती है तो कितना अंक लाना होगा। वैसे अगर 25,000 पर भी होती है, 2 लाख पदों पर होती है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप अपना बेहतर देते रहिएगा, क्योंकि रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। और आप रेस के घोड़े। जय हिंद।